नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। और वीडियो के एंड में हम जैसा कि बात करते हैं लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज़, यानी कि किस विभाग में कितनी ज़्यादा आई हैं वैकेंसीज और क्या हो सकती हैं उनकी डिटेल्स। तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप सभी के लिए है वो सारे शिक्षक, वो सारे कार्यरत शिक्षक जिन्होंने अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड नहीं करा। खबर ये है गाइस कि मानव संपदा पोर्टल ने जारी किए हैं शिक्षकों के लिए एक डेटा कलेक्शन की एक पोर्टल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपकी मानव संपदा यूज़र आईडी, डेजिग्नेशन, ब्लॉक, इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे एंट्री भरनी है और ये जो चीज़ें हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे नेट पे। और इसके बाद आप कहाँ पे कार्यरत हैं, किस क्या पद है आपका, वो सारी जानकारी आपके बेसिक शिक्षा सचिव तक पहुँच जाएंगी। तो इसके संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय ने लगातार वो सूचित किया जा रहा है उनको। और जो बेसिक शिक्षा सचिव है उन्होंने सभी जिलों के बीएसएस को नोटिफिकेशन दे दिया है। और चिंताजनक बात यह है कि अभी तक केवल 61% शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है, यानी कि अभी भी 49% जो कार्यरत शिक्षक हैं वो ऐसे हैं जो यहाँ तक इस पोर्टल तक पहुँच ही नहीं पाए। तो काफ़ी खेदजनक कंडीशन है ये। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है आप सभी के लिए कि अगर 15 जुलाई तक आपने मानव संपदा पोर्टल पर अपना डेटा चेक नहीं करा या फॉर्म नहीं भरा है तो ऐसी कंडीशन के बाद आपका वेतन रोक दिया जाएगा और उसके बाद आपको और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है भाग दौड़ भी आपको दुगनी करनी पड़े। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको पोर्टल पे जाके अपना डेटा अपलोड करना है। तो ये थी आप सभी के लिए पहली इंपॉर्टेंट खबर। दूसरी खबर है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो ये है आपका उत्तर कुंजी विवाद केस, जो सुप्रीम कोर्ट में जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया है इनकार। आपको पता होगा कि 3 जून को स्टे दिलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है। तो गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से याचिका डाली गई थी। इसके पहले भी एक याचिका अमिता जी द्वारा डाली गई थी, एसपीएल केस जो था, लेकिन उनकी भी याचिका खारिज कर दी गई। और इस जो केस में यानी जो ऋषभ मिश्रा के द्वारा जो याचिका डाली गई थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ डालने से मना कर दिया है और पल्ला झाड़ लिया है साफ तरीके से। तो यहाँ पर अब देखना यह है गाइस कि जो हाई कोर्ट है वो इस केस के दौरान क्या रिजल्ट निकल कर आता है हाई कोर्ट का। ठीक है ना, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट खबर उन सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए है जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कारणवश यहाँ पे डाला था फॉर्म और सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो खबर क्या है गाइस कि कस्तूरबा गांधी, आपको पता होगा कि कुछ महीनों से लगातार फर्जीवाड़े के केसेस सामने आ रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। ठीक, तो बालिका विद्यालय है, इस कारण यहाँ पे कई सारे टीचर्स ऐसे हैं, कई सारे शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो फीमेल हैं, यानी कि महिलाएं हैं। और करीब 25 के अराउंड ऐसी शिक्षिकाएं थी, यानी कि ऐसे टीचर्स थे जो फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए गए। उनका नकली दस्तावेज सबमिट करके जमा करके वहाँ पे उन्होंने अपनी नियुक्ति हासिल करी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब इन सारे शिक्षकों के जो वहाँ पे कार्यरत हैं उनका जब डॉक्यूमेंट खंगाला गया, उनके दस्तावेज खंगाले गए, तो सारे ही जो दस्तावेज थे इन 25 लोगों के वो सारे के सारे नकली पाए गए। अब अब सरकार की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाया ये गया है कि जितने भी शिक्षक यहाँ पे फर्जीवाड़े में पाए गए या फिर संदिग्ध शिक्षक या शिक्षिकाएं जो पाए गए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने को सरकार ने आदेश दिया है। तो जो नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है ऐसे शिक्षकों की नाक में नकेल कसने की जिन्होंने फर्जी तरीके से वहाँ पर नियुक्ति प्राप्त करी है। तो काफ़ी बड़ा सा स्टेप है हमारी सरकार की तरफ से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट जो फर्जी दस्तावेज है वो सबमिट करने के बाद, जमा करने के बाद कोई भी अयोग्य व्यक्ति वहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका बन जाता है, किसी भी विभाग में हो जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसको मिलता है? जब एक फर्जी शिक्षक जाता है
ठीक। और एक वो अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर जाएगा जिसने चाइल्ड पेडागोजी और साइकोलॉजी और आपके जो कम्युनिकेशन वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसने प्रैक्टिकल भी करा है। एक वो अभ्यर्थी अगर जाके वहाँ पे पढ़ाता है तो दोनों की टीचिंग में अंतर ज़मीन आसमान का होगा। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ेगा, उन मासूम बच्चों को भुगतना पड़ेगा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये तो नहीं पता कि हमारा जो शिक्षक आया है वो फर्जी है या फिर डिग्रीधारी है। ठीक। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है गाइस। क्यों सेंसिटिव है आप सभी को जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब दस्तावेज़ खंगाले जाते हैं, जब दस्तावेज़ का वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कई सारे अधिकारी होते हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो एक लोग वहाँ पे नहीं होते, कई सारे लोग होते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इनके डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं गए थे? और हाँ, अगर देखे गए थे तो ये गलत दस्तावेज़ वहाँ कैसे सबमिट हो गए? तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर वो सबमिट भी हो गए थे तो आज तक जब तक वो कार्यरत थे, किसी ने आज तक खोजने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी कि जो दस्तावेज़ हैं वो गलत हैं? कई सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इन चीज़ों के ऊपर आप तभी ध्यान दे पाएंगे जब आप एकाग्र होकर इन सब सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। गाइस, हमारे देश में नागरिकता पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस देश में जो भी नागरिक हैं उनके बच्चे जैसे ही हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाती है। पर कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में रहकर सच में एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज़ निभाते हैं? तो ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने आसपास कहीं पे भी फर्जीवाड़ा होते देखते हैं या पाते हैं तो सबसे पहले आपको सूचित करना है। ठीक। और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपना एक पैर पीछे खींचते हैं तो वहीं पर फर्जीवाड़े करने वाले लोग 2 कदम आगे आते हैं। तो इन लोगों को अगर ढील दे रहे हैं तो हम ही, रिश्वत दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। कौन दे रहा है हमें रिश्वत? कौन मजबूर कर रहा है हमें रिश्वत देने के लिए? कोई नहीं। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम इतने पैसे देंगे और नियुक्ति मिल जाएगी तो ये हमारे लिए बेटर कंडीशन है। लेकिन आपने ये इस कदर कभी नहीं सोचा कि ये जो फर्जीवाड़े की नींव आप जो डाल रहे हैं ये कितनी घातक हो सकती है आपकी अपकमिंग जनरेशन के लिए। क्योंकि ये नहीं जानता, हमारी सरकार भी नहीं जानती है और हम आप भी नहीं जानते, क्योंकि हम साधारण लोग हैं। हम आप जनता है, हम ये नहीं जान सकते कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा परफॉर्म किया गया। हम बस देख सकते हैं कि इतने लोग यहाँ पकड़े गए, इतने लोग वहाँ पकड़े गए, लेकिन कैसे पकड़े गए? क्या सच में ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं ये क्या सच में मुजरिम हैं? क्या ये जो लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, क्या ये जो लोग की दशा हमारे देश की खराब हो रही है, जो फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है, जो धांधली पकड़ी जा रही है, किसके कारण हो रही है? ऑब्वियसली एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में निकलता है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे और कौन है इसके अंदर? तो गाइज, फर्जीवाड़ा परफॉर्म वही कर सकता है जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसकी पहुंच है वहां तक। ऑब्वियसली हम आप जाकर कोई भी फर्जीवाड़ा परफॉर्म तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके अंदर का अधिकारी बैठा इस मैटर में संलिप्त नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेंसिटिव कर देंगी हमारे मुद्दों की तरफ। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको संज्ञान में लेना ज़रूरी है। तो चलिए, टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी किया गया पोस्टर। देखिए, काफ़ी अच्छी मिसाल है उन सभी अभ्यर्थी के लिए जो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर अपने घर पे रहकर वो विरोध जताते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़े के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। ये खबर आ रही है आपके प्रयागराज से। तो प्रयागराज से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा पर सोमवार को पोस्टर जारी किया। पोस्टर के माध्यम से भर्ती परीक्षा रद्द करने को कहा गया, भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने को कहा गया, भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करने को कहा गया। और बहुत जो भ्रष्टाचार में लोग चुप बैठे हैं, तो क्यों चुप बैठे हैं? जिन्होंने अपने आप को चौकीदार कहा था वो चुप क्यों बैठे हैं? भर्ती नहीं, भ्रष्टाचार है, तानाशाही सरकार है। यूपी की बड़ी महामारी, परीक्षा से पहले आंसर की जारी। भ्रष्टाचार नहीं रुके, नहीं रोजगार चाहिए, 1 करोड़ का हिसाब चाहिए, आदि नारों से सवाल उठाए गए। तो ये सारे जो आपको इम्पोर्टेंट नारे दिख रहे हैं वो आपके यहाँ पे इस पोस्टर पे आप देख सकते हैं। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है गाइज, इसलिए क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो वो जनरली हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए एक ईमानदारी भरा माहौल पैदा करेगी। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी है, हमारी खुद की नहीं?
दूसरी चीज़ कि कई सारे जो मैटर है इस भर्ती को फंसाने के लिए ज़िम्मेदार है। स्टार्टिंग से ही जब 6 जनवरी 2019 को परीक्षा करवाई गई, 1 महीने बाद आंसर की जारी हो गई, ठीक? तभी अगर सरकार इस परीक्षा को रद्द कर देती तो आज बच्चे इतने उग्र नहीं होते, क्योंकि उनके 1.5 साल बर्बाद हुए हैं भाई। 1.5 साल में बच्चा एक खुद का कंपटीशन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर कर अब एक नए पद पे नियुक्त हो चुका होता। अगर ये जो बच्चे जो 4.5 लाख बच्चे इस सुपर टेट में अपीयर हुए हैं, अगर भर्ती रद्द हो गई होती तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बाहर आ जाते। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा कि क्या अगर भर्ती हम दोबारा करवाते हैं तो क्या दोबारा फर्जीवाड़ा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन ये जो शिक्षा व्यवस्था है या जो ये परीक्षा व्यवस्था है, इसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी किसकी है और इन्हें ढील कौन दे रहा है? परीक्षा में आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे आते हैं? एक प्राइवेट स्कूल में भी जब कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर भी पेपर को चेक करने के लिए किस टाइप का पैटर्न लगा है, पेपर में कोई गलती तो नहीं है, देखने के लिए एक टीचर ऊपर बैठा होता है ये वेरीफाई करने के लिए कि पेपर इज़ करेक्टली चेक्ड, ठीक? अगर दैट टाइम अगर वो अधिकारी गलत तरीके से पेपर चेक करता है तो अगर पेपर में कुछ भी गलती है तो वो अपलोड हो जाता है, पेपर प्रिंट का होके बच्चों के सामने आता है, ठीक? कई बार ऐसा होता है। तो ये तो छोटे लेवल की चीज़ें थी ना। एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपके पूरे स्टेट लेवल पे हो रहा है, वहाँ पर बड़े अधिकारी क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो विवादित हो जाते हैं और पूरे 150 क्वेश्चन में 147 प्रश्न ऐसे थे जो जिनके खिलाफ आपत्तियां दर्ज की गई थी। तो कितना गंभीर मामला है आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने डायरेक्ट डिमांड करी है कि भ्रष्टाचार नहीं, उन्हें रोजगार चाहिए, ठीक? और यूपी में महामारी बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है? महामारी मीन्स व्हाट? आपकी कंटेजियस डिजीज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही, आपके कोरोना की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी भ्रष्टाचार की। क्योंकि सिर्फ प्राइमरी में ही नहीं, LT ग्रेड में देख लीजिए 6 to 8 की वैकेंसी निकलेगी, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक? तो ये सारे फर्जीवाड़े जो है उनके खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मोर्चा खड़ा कर दिया है और उनकी डिमांड है कि या तो उन्हें न्याय चाहिए, या तो उन्हें न्याय दे सरकार, या तो ये भर्ती परीक्षा रद्द करे। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और साथ ही साथ शिक्षा मित्र के हित की भी बात। सरकार के सामने कई सारे इश्यूज़ हैं जो लगातार इस भर्ती के सामने याचिका बनकर आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूरी है आप सभी को देखना और आगे क्या रिजल्ट निकल कर आता है इस भर्ती का, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो गाइज़ अब हम आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन में, यानी कि लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज़ के बारे में। तो ये खबर ये जो आपकी वैकेंसी निकली है वो निकली है इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म आपका निकला है और ये निकला है आपका इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग में, ठीक? तो ग्रामीण डाक सेवा यानी कि GDS रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो पोस्ट की जो डेट है वो है 6 जून 2019, ठीक? और 7:35 पे, और जो आपकी पोस्ट अपडेट हुई है वो 7 जुलाई 2020 की 11:30 AM पे। और जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वो ये है कि इंडिया पोस्ट आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवा एंगेजमेंट इन जम्मू कश्मीर, राजस्थान साइकिल 2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड स्टेट. Those candidates are interested to complete the all eligibility criteria can read the full notification, apply online. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखनी है, जो आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, असम, केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो इन सारी जगहों पे निकली है वैकेंसी। फ़ी आपको किस मोड में पे करनी है? तो आपके या तो कैश पेमेंट चालान मोड द्वारा फ़ी सबमिट कर सकते हैं, या फिर एनी पोस्ट ऑफिस, किसी भी पोस्ट ऑफिस से जो आपकी एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड से भी आप पे कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी ये आपको ध्यान में रखना है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये, जबकि SC ST और PH के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर फीमेल कैटेगरी के देखा जाए तो फीमेल कैटेगरी में भी किसी को कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि SC ST PH और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं होगा, जबकि जनरल, OBC और EWS मेल के लिए 100 रुपये चार्जेस लगेंगे। अच्छा, अब जानी है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको एज पे ध्यान देना है। तो पोस्ट निकला है आपका GDS ग्रामीण डाक सेवक का। एज लिमिट है आपकी 18 से 40
40 और जो आपकी जब से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है डेट की, तब से आपको 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक। और मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, ठीक, या जहाँ पे आप अप्लाइड होंगे। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट खबर। हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।